इस बात में तो कोई दो राय ही नहीं है कि हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, मगर ये समरी जो है ये बड़ी जादू की समरी लगी मुझे तो। समरी का टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस, जिसे लिखा है मॉर्गन हॉसेल ने। जैसा कि समरी का टाइटल है, ये एक्चुअली में टाइमलेस लेसन ही हमें देती है, और केवल मनी की साइकोलॉजी ही नहीं बताती बल्कि और भी कई साइकोलॉजिकल लेसन्स हमें देती है। और एट द एंड ऑफ दिस समरी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ हासिल हो गया हो। तो बगैर कोई बहुत ज्यादा भूमिका बनाए मैं आज की बुक समरी की शुरुआत करता हूं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। मॉर्गन हॉसेल एक इन्वेस्टर और ऑथर हैं। मॉर्गन एक इन्वेस्टमेंट फंड, द कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर भी हैं, जिसे 14 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए भी कई आर्टिकल लिखे थे और वो 3 किताबों के ऑथर भी हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस और उनकी लिखी इस बुक समरी को शुरू करते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। अगर आपको इनमें से कुछ चॉइस दी जाए तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? एक खूबसूरत बंगला, या $3 बिलियन, या फिर फ्रीडम, या फिर अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने लाइफ में काफी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो फिर ये बुक समरी को पढ़िए और सुनिए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आइए फिर इस पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन हॉसेल जब कॉलेज में थे तो पैसे कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनीज स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में वो थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था, और जो भी उसके साथ बात करता उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने $1000 के सोने के सिक्के दिए। उस यंग टेक्नीशियन ने उन गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से एक होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 है, तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे दे मारे और बोला, ये रहे $5000, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मात्र एक कहानी है, कोई सच नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा, लेकिन ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप ऐसी ही और कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके यार दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी कि दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, और उससे भी मजेदार बात यह थी कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी थी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलियनेयर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है।
रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहां तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपनी सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया था और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नजर डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फ्यूस्कॉन मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन की अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैरेज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इन दोनों यंग मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देता है। बस आपको अलर्ट रहने की और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं होता। इन स्टोरीज और इनसे मिले लेसन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वैंगुएट और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नॉवल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। वैसे अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दोनों लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 साल की उम्र में ही वो एक CEO बन गया। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकेंजी के CEO थे। साल 2007 में जब वो कंपनी से रिटायर हुए तो उसके बाद उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो एक सेटा मिलियनर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बुफे ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को यह बात पब्लिक से पहले पता चल गई थी। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। यह कॉल कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत से हाथ धोया और उन्हें जेल से जाना पड़ा, और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई।
रजत के पास पहले से ही 100 मिलियन थे, तो उन्हें $1 बिलियन और क्यों चाहिए थे? उनके पास पहले से ही धन, दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गवा दिया, क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। पहला लेसन यह है कि सबसे मुश्किल और फाइनेंशियल स्किल है और ज्यादा दौलत को जमा करने से खुद को रोकना। ज्यादा पावर, ज्यादा फेम और ज्यादा पैसे का लालच सेटिस्फेक्शन से ज्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आकर जब आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हो। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हैं। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहां पर रुकना है। लेसन नंबर 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लीजिए कि एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफी पैसा है, पर अगर हम उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें यह प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो कि $36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेड हेज फंड मैनेजर्स कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये 36 मिलियन उसके मुकाबले काफी कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर्स जो साल के $340 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें, तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफे से करें, जो कि 2018 में उनसे $3.5 बिलियन ज्यादा अमीर हैं, और अगर वॉरेन बुफे जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहें, जिनकी वर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो यहां देखा आपने कि सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप भी इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे और आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफी पैसे हैं, चाहे आपके आसपास के लोग और की चाहत में पागल हुए जा रहे हों। लास वेगास के एक डीलर ने एक बार कहा था कि कैसीनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं। आप और आपके दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है, और कौन सबसे ज्यादा फेमस है, और किसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि विनर कोई भी एक नहीं होगा। जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी की एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से बढ़कर होती हैं, चाहे आपके पास एक कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कही थी। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो ये बोले कि किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रेपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो। ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। इस हादसे ने मेरी पूरी रेपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इससे भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे। वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। वो खुद को ही तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन अब उनके लिए और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त भी बेशकीमती हैं। लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार पाना भी बेशकीमती है। खुशियां बेशकीमती हैं, लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है, आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। और इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को सीखने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरी फील्ड में काम आती हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उसी तरह है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर अग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नजरअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं।
क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलने और फिर बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो यह घटना 5 बार हो चुकी है, लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे की वजह क्या है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया है। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, न कि 5 को। 1900 की शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलानकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलानकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, जिससे इसे नॉर्मल से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपिन, जो कि एक रशियन मीटेरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रहीं, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक नहीं गई और इस तरह आइस एज आया। समझा आपने? कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हैं और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हैं तो आप मिलियनेयर बन जाएंगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसा जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बुफे सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे? उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वे 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बुफे ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन कमाया। यह सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में सोचिए। 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72। यह जोड़ है। लेकिन जब आप 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 × 8 13,42,17,728। देखा आपने कितना फर्क है? वॉरेन जब 20 या 30 के थे तो वो अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं करते थे और उन्होंने 60 या 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसा जमा किया। वॉरेन की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। फिर से बता दें कि उनके पास $84.5 बिलियन हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 89 का होने तक वे करते ही रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होना चाहिए शट अप एंड वेट। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क। तो आइए अब एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लेते हैं, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो ये बात हम इन 2 इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के न जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था।
अक्टूबर 29, 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पहुंचा, वो शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई यह शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया था। पर अब्राहम जर्मांस्की के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 यानी कि 1920 के दौरान वो मिलियनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ ही दिनों बाद अब्राहम गायब हो गया था। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को यूं लगा कि जैसे वो हमेशा ही जीतता रहेगा। लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों के बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज अब्राहम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो यहां समझा आपने, दोनों आदमी अमीर तो बन गए थे पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको यह बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहां कब क्या होगा यह कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आएंगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और यह भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार और नाकामयाबियां दोनों मिलेंगी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती है। अब हम वॉरेन बुफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज्यादा तक कंपाउंड होने दिया, और 89 की उम्र में उनके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें यह भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को जानते हैं, और इसी तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस भी झेल लिए, पर कभी भी घबराकर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन सरवाइव कर गए। तो कुल मिलाकर के यहां सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी ह्यूमन बिहेवियर भी यहां पर आता है। तो आइए फटाफट कंक्लूजन को समझ लेते हैं और दोहरा लेते हैं इस बुक समरी की लर्निंग को। आपने इस बुक समरी में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस बुक समरी में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन डोनेट कर दिए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 की क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की भी कहानी पढ़ी जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे $1 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मांस्की की कहानी भी सुनी।
इनमें से एक दिन के $3 बिलियन कमाता था, जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा था। बाद में दोनों लोगों ने सुसाइड कर लिया था। और आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बुफे के बारे में भी पढ़ा। तो इन सारे लोगों में आप किनके जैसा बनना चाहेंगे? ये बुक समरी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीजें हैं, जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर हैं। ये समरी ये भी याद दिलाती है कि दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं, पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक तरीका है। इसीलिए हम्बल बने, पैसे की वैल्यू समझें और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारना सीखें, क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बुक समरी हमारे जहन पर, हमारे दिलो दिमाग पर एक पॉजिटिव असर डालेगी और आपको जरूर पसंद आई होगी। कितनी अच्छी लगी आपको ये बुक समरी? आपने इस बुक समरी से स्पेशली क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।